पैसा, पैसे का हम अर्थ क्लियर करके आ चुके हैं, ठीक है। अब है परिभाषा। तो परिभाषा के रूप में जैसा कि लेसन की फोटो जब मैं भेजूंगी वहां पे परिभाषा आपको दूसरे राइटर की मिल जाएगी, लेकिन जो प्रोफेसर डाल्टन ई मैक फॉरलैंड है, इसने पैसे का जो परिभाषा दी है वो विशेषता के रूप में दी है। तो हम पहले परिभाषा याद करते हैं, फिर उसकी विशेषता। तो हम ये जो राइटर है हम इसकी परिभाषा याद कर लेंगे जिसमें पैसे की विशेषताएं भी इंक्लूड है। कि नेक्स्ट पॉइंट जो हम पैसे की विशेषता पढ़ेंगे वो सारी ये विशेषता है। तो मैकफार्लैंड ने जो अपनी परिभाषा दी है वो विशेषता के रूप में ही दी है। तो ये हमारी विशेषता भी है और परिभाषा भी है। तो मैकफार्लैंड ने पैसे की क्या विशेषता या क्या परिभाषा दी है? फर्स्ट है कि उसने कहा है कि 5 विशेषताएं बताइए इसमें पैसे की। फर्स्ट है विशिष्ट ज्ञान व तकनीकी कौशल का होना। पैसे के लिए क्या जरूरी है कि एक व्यक्ति को विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए और उस चीज में वो कुशल भी होना चाहिए। जैसे डॉक्टरी के लिए हमें पता है कि स्पेशल हमें एक कोर्स करना पड़ता है और ना सिर्फ वो कोर्स, उसके बाद हमें उसमें कुशल भी बनना पड़ता है, जिसके लिए हमें क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ऑपरेशन करके देखते हैं, ठीक है, अलग अलग जो हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि एक उसको व्यक्ति को अगर ये बीमारियां तो क्या क्या दवाइयां देंगे या कैसे उसको ठीक करेंगे। तो इसलिए पैसे के लिए जरूरी है कि एक व्यक्ति को कोई विशेष ज्ञान हो और उस चीज में वो कुशल भी हो। नेक्स्ट है प्रशिक्षण व अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था। यानी कि पैसे के लिए क्या है कि पैसा के लिए जरूरी है कि उस कार्य से रिलेटेड एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो हमें ज्ञान प्रोवाइड कराती हो, ठीक है, औपचारिक व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, प्रशिक्षण या अनुभव देने की। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर है, ठीक है, वकील है, इन सबके एक क्या होती है, संस्थाएं होती है, प्रॉपर संस्थाएं हैं जो हमें ये कोर्स कराती है, ठीक है। अब व्यवसाय तो कोई भी व्यक्ति कर लेता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसने एमबीए कर रखा हो, ठीक है। आपके आसपास भी देखते होंगे कि कई जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो भी अच्छा बिजनेस चलाते हैं, लेकिन पैसे के लिए अब कोई भी व्यक्ति डॉक्टर तो नहीं बन सकता, ठीक है। उसके लिए जरूरी है कि उसने एक अच्छी संस्था से जो मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूट हो वहां से उसने क्या किया हो, डिग्री हासिल की हो। इसलिए इसकी दूसरी विशेषता है कि ज्ञान प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था हो, यानी कि उसको एक सिस्टमेटिकली रूप से एक ज्ञान प्राप्त करने की इंस्टीट्यूट हो जो उस व्यवसाय पैसे से रिलेटेड हमें ज्ञान प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्टरी के लिए एमबीबीएस करना पड़ता है, वकालत के लिए हम एलएलबी करते हैं। तो ये सारी क्या होती है, संस्थाएं होती हैं जो हमें ये कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी पैसे का विकास करने के लिए एक प्रतिनिधि, सॉरी ये तो हो गए नहीं, हाँ, पैसे का विकास करने के लिए एक प्रतिनिधि संस्था का होना। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है कि हर एक पैसे का देखिए विकास जरूरी है। विकास क्या है कि और बेटर बनाना, ठीक है, और बेहतर बनाना, कि हम जैसे हैं उससे और अच्छे कैसे बने। तो ये इसमें कि एक पैसे को और अच्छा बनाने के लिए वहां पे एक क्या होना चाहिए, एक संस्था होनी चाहिए, प्रतिनिधि संस्था होनी चाहिए जो अपने पैसे को और अच्छा बनाने के लिए लगातार कार्य करती है। जैसे वकीलों के लिए क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इनकी वकालतों का एक संघ है जिसमें क्या होता है कि वो अपने जो जितने भी वकील हैं वो उसके सदस्य होते हैं। जैसे आप लोकली देख लो, मजदूर संघ सुना होगा, ठीक है, मजदूर संघ सुना है, उसमें क्या होते हैं, जितने भी मजदूर होते हैं वो सब उस संघ के सदस्य बनते हैं, ठीक है, सदस्य होते हैं। तो अब जब भी मजदूरों का ये होगा कि इनका शोषण हो रहा है, इनको कम पैसा दिया जा रहा है काम के बदले में, तो वो संघ क्या करेगा, उन मजदूरों के लिए जो है खुद लड़ेगा, ठीक है, उनके लिए आवाज उठाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे है कि पैसे में वो जो संस्थाएं होती है वो अपने पैसे का लगातार विकास करती रहती है, ठीक है। जैसे वकालत के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या करती है कि लगातार कार्य करती है कि वकीलों को जो है कैसे कार्य करना चाहिए, उनकी क्या क्या जो है
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उनको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, उनके क्या अधिकार होने चाहिए, इन सब के लिए वो कार्य करती है। तो एक ये प्रतिनिधि संस्था है जो अपने जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके लिए उनके कार्य को और बेहतर करने के लिए लगातार कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारा व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आचार संहिता का होना। बेसिकली क्या है कि हम जो भी व्यवहार करेंगे हमारा उसके लिए हमें एक हमारे लिए आचार संहिता है। आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें हमारे क्या होते हैं बाउंड्रीज बताई जाती है कि हमें इन बाउंड्रीज के अंदर रह के ही हमारा कार्य करना है। तो आचार संहिता में हम मानते जैसे सच्चाई, कि हमें हमेशा सच्चाई जो है सच के साथ चलना चाहिए। ईमानदारी, कि हमें हमेशा क्या है ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए। या फिर नियम, कि जो जो हम पेशा कर रहे हैं उस पेशे के जो भी नियम है हमें उनका पालन करना चाहिए। या फिर नैतिकता, कि हमें अपने नैतिक चीजों को नहीं भूलना चाहिए। जैसे एक वकील के लिए आचार संहिता क्या होगी कि उसको अपने जो उसका क्लाइंट है उसके लिए हमेशा लड़ना चाहिए, उसको न्याय दिलाने के लिए हमेशा कार्य करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए पैसा जरूरी नहीं है, उसके लिए क्या जरूरी है कि वो अपने क्लाइंट को न्याय दिलाए, ठीक है। एक डॉक्टर के लिए आचार संहिता क्या है कि वो उस मरीज को जल्दी से जल्दी ठीक करे, उसकी जान बचाने की कोशिश करे, ठीक है। उसको सच्चाई के रूप में हर बात उसके जो सदस्य फैमिली मेंबर है उनसे छुपानी नहीं चाहिए, उनको बतानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता। पैसे में हम क्या मानते हैं कि पैसे का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होना चाहिए। लाभ कमाना तो किसके उद्देश्य होता है, व्यवसाय का। पैसे का उद्देश्य क्या होना चाहिए, सेवा करना। जैसे एक डॉक्टर का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अपने जो पेशेंट्स हैं मरीज हैं उनकी जान बचाना। उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं इससे कितने पैसे कमा लूं, पैसा कमाना उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। डॉक्टर का उद्देश्य होना चाहिए जान बचाना। वकील का उद्देश्य होना चाहिए न्याय दिलाना। तो इसलिए पैसे की जो विशेषता है उसमें क्या आता है कि आर्थिक इनकी खुद की पैसे के स्वार्थ, पैसे की जगह पे किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, सेवा को। तो ये थी हमारे पैसे की विशेषताएं। अब हमारा नेक्स्ट आता है रोजगार। रोजगार का हम अर्थ पड़ गया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ एक समझौता करता है और उसके कार्य के बदले में कुछ पैसे या पारिश्रमिक लेता है, ठीक है। तो रोजगार की अगर विशेषताओं की बात करें तो फर्स्ट है दूसरों के लिए सेवा। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे के लिए कुछ सेवा देता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है, उसको सेवा देता है। जैसे कोई मजदूर हमारा घर बनाने का कार्य करता है, ठीक है, कोई श्रमिक हमारे खेत में कार्य करता है, तो वो श्रमिक क्या दे रहा है, अपनी सेवा दे रहा है उस व्यक्ति को जिसका वो खेत है, ठीक है, जिसका वो घर है। एक मजदूर अपनी सर्विस दे रहा है, सेवा दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सेवा। यानी इसमें क्या है कि जो भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ ये समझौता करता है ना कि मैं तेरे, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था एक्स और वाई, कि एक्स को अपना कार्य कराना है और वाई को 5000 रुपए चाहिए। तो वाई जो है एक्स का कार्य करेगा और एक्स वाई को क्या दे देगा, 5000 रुपए। तो यहाँ पे क्या है, वाई का कार्य है सेवा करना, ठीक है, सेवा करेगा एक्स की, और एक्स का कार्य क्या है, इसको पैसे देना। दूसरा पॉइंट हमारा व्यक्तिगत सेवा। इसमें क्या आता है कि वाई जो है एक्स का ये जो कार्य उसने लिया है ना कि मैं आपका ये कार्य करूंगा, तो इस दूसरी विशेषता के अनुसार वाई को खुद ही ये कार्य करना पड़ेगा। वाई जेड को ये नहीं कह सकता कि जेड तू मेरी जगह पे जा और एक्स का ये कार्य कर दे, ऐसा नहीं होगा। यानी जिन दो व्यक्तियों के बीच में समझौता हुआ है, ठीक है, उस व्यक्ति का कार्य जिसने ऑर्डर लिया है कार्य करने का, जिसने समझौता किया, उसे खुद ही वो कार्य करना पड़ेगा। इनके व्यक्तिगत रूप से पर्सनली रूप से ही वो सारी सर्विस इसको देनी पड़ेगी। उनकी वाई को ये सर्विस खुद देनी पड़ेगी इसको, वाई अपनी जगह जेड को नहीं भेज सकता। जैसे एक टीचर है, उसको स्कूल में जाके खुद ही पढ़ाना पड़ेगा, ये नहीं है कि वो अपनी जगह किसी और को भेज दे कि आज मेरी जगह आप चले जाइए और बच्चों को पढ़ा दीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है नौकर, समझौता। नेक्स्ट है समझौता,
कि जरूरी है रोजगार के लिए कि दोनों व्यक्तियों के बीच में एक समझौता हो, एग्रीमेंट हो। समझौता जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम पहले काम करा लें फिर बाद में कुछ मनमुटाव होगा। जैसे अगर एक्स कहे वाई से कि मेरा कोई कार्य कर दे, ये कार्य कर दे, वाई इसका कार्य कर देगा, लेकिन पहले फिक्स हुआ ही नहीं कि भाई मैं कार्य के बदले में 5,000 रुपए दूंगा, ये समझौता इनके बीच में हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर बाद में जो है मुश्किल आ जाएगी, कुछ तय हुआ नहीं, वाई कहेगा 10,000 लूंगा, एक्स कहेगा 2,000 लूंगा। तो जरूरी है रोजगार के लिए कि दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट समझौता तय होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है नौकर। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति कार्य करता है वो उसका कार्य करवाने वाले व्यक्ति का नौकर होता है। यानी यहाँ पे वाई क्या है? नौकर है, किसका? एक्स का। क्योंकि वाई ने काम करने का जो है ये कहा है कि मैं आपका काम करूंगा, ठीक है। तो वाई यहाँ पे एक्स का नौकर है, ठीक है। नेक्स्ट है पूंजी की आवश्यकता। यहाँ पे कोई पूंजी की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे देखिए वाई को कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक श्रमिक है, हमारे खेत में उसको कार्य करने हैं तो उसको क्या पूंजी लगानी पड़ेगी? कुछ नहीं। एक मजदूर है, उसको ईंट देंगे, सीमेंट देंगे, बजरी देंगे, सब हम ही देंगे, तो उसको कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब एक टीचर है, उसको पढ़ाने का कार्य है तो उससे थोड़ी ना पैसे लगाने हैं, तो पूंजी की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती। नेक्स्ट है जोखिम नहीं। यहाँ पे कोई जोखिम भी नहीं है। जैसे व्यवसाय में तो जोखिम रहता है कि भैया इतने सारे चेयर्स ले तो आए, क्या पता बिकेंगे ना बिकेंगे, पुरानी हो जाएंगे, आउट ऑफ फैशन हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई जोखिम नहीं है। अब देखिए हमारे एक घर बनाने वाला मजदूर है, उसको क्या जोखिम है? वो आएगा, काम करेगा, उसको ये थोड़ी ना है कि पता नहीं मेरी मजदूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको ऐसा कोई रिस्क वहाँ पे नहीं है। तो ये थी हमारे रोजगार की विशेषताएं। तो अब हमारा व्यवसाय, पेशा, रोजगार तीनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट व्यवसाय के उद्देश्य, ठीक है। हम व्यवसाय, पेशा, रोजगार पढ़ के आए हैं। हमारा मेन है यहाँ पे बिजनेस। व्यवसाय के बारे में ही हम पढ़ेंगे। वो सिर्फ क्लियर करने के लिए पॉइंट थे कि कई बच्चे पेशा और रोजगार को भी व्यवसाय के रूप में ना मान लें, ठीक है। तो हमारा मेन जो पॉइंट है व्यवसाय है। तो व्यवसाय का अर्थ, विशेषता पढ़ी अब है उद्देश्य, कि व्यवसाय के आखिर उद्देश्य क्या होते हैं, एक व्यक्ति व्यवसाय क्यों करता है, उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है। तो उसको दो भागों में बांटा है, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। कि कुछ उसके आर्थिक उद्देश्य होते हैं, आर्थिक यानी पैसे से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, कि वो समाज के भले के लिए, समाज से रिलेटेड भी कुछ कार्य करता है। तो आर्थिक उद्देश्य में फर्स्ट है लाभ अर्जित करना। लाभ अर्जित करना, कोई भी व्यवसाय हो उसका उद्देश्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। इसलिए हर एक व्यवसाय का मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना, ठीक है। इसके लिए वो सारी क्रियाएं करता है। लेकिन एक व्यक्ति, एक व्यवसायी को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका उद्देश्य लाभ कमाना तो होना चाहिए, लेकिन इस लाभ को वो गलत तरीके से ना कमाए। कि ये ना है कि वो अपनी वस्तुएं घटिया क्वालिटी के बनाए और अधिक पैसे में बेच दे, ठीक है। या फिर अपने कम श्रमिक लगाए और उनका शोषण करता रहे, कि उनसे 12-12, 15-15 घंटे काम करवाता है, उनको कम मजदूरी दे। तो लाभ कमाए लेकिन उचित रूप से लाभ कमाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक नया शब्द भी बना है, उचित लाभ। उचित लाभ, ये लाभ कौन सा लाभ? लाभ तो हर तरह के होते हैं, नाजायज लाभ भी होता है, ठीक है। लेकिन व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए कि उचित लाभ कमाना, कि उससे किसी का शोषण भी ना हो, ऐसा लाभ व्यवसाय को कमाने का उसका उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्राहकों का सृजन। ग्राहकों का सृजन क्या होता है कि व्यवसाय के कुछ ना कुछ कस्टमर होते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि जैसे एक कंपनी है, उसके मान लो 100 ग्राहक है, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैं 100 ग्राहकों को जो है 150 ग्राहक बनाऊं। फिर उसका उद्देश्य होना चाहिए कि 150 से मैं 200 तक पहुंच जाऊं। इनके ग्राहकों का सृजन करना, इनकी उनको कमाना, कि पहले सिर्फ 100 ग्राहक उसकी वस्तु खरीदते थे, फिर 150, फिर 200। इनकी उसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनाने का होना चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा ग्राहक कैसे बनेंगे? कि वो अच्छी वस्तुएं बनाए, कम कीमत पर लोगों
या फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में हर जगह लोगों तक बातें पहुंचाएं। जब लोगों को उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसकी वस्तु के बारे में पता होगा तभी तो खरीदेंगे। और ये कैसे, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, जैसे हम टीवी में देखते हैं ना ऐड, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, तो उससे क्या होगा, लोगों को हमारे वस्तु के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। और जितने ज्यादा लोगों को हमारी वस्तु के बारे में पता चलेगा उतने ही ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे। तो अपने ग्राहकों को लगातार बढ़ाते रहना भी इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है नव परिवर्तन। नव परिवर्तन में क्या आगे, कुछ नयापन करना, इनोवेशन करना। जैसे एक प्रोडक्ट को लगातार एक ही रूप में हम बेचते रहते हैं तो ग्राहक भी उससे बोर हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने उत्पाद में, अपने प्रोडक्ट में, अपनी वस्तु में कुछ ना कुछ चेंज करते रहना चाहिए। वो चेंज हम कैसे, उसके आकार में भी कर सकते हैं, उसके रंग में भी कर सकते हैं, उसके रंग रूप में कर सकते हैं, उसके वजन में कर सकते हैं, उसकी पैकिंग में कर सकते हैं। इनकी किसी भी तरह से उसमें कुछ चेंज करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लैक्स साबुन, पहले पिंक कलर का, फिर उसमें चेंज किया, रेड कलर का आ गया, फिर उसका रैपर चेंज कर दिया, फिर उसमें परफ्यूम की खुशबू भी डाल दी। तो मेन जो साबुन की में जो जो यूज होते हैं, ठीक है, जो भी इंग्रेडिएंट यूज होते हैं वो तो वही है, सेम है, लेकिन क्योंकि बोर हो जाते हैं एक वस्तु को लगातार यूज करने से, इसलिए उसमें क्या करता है जो लैक्स बनाने वाला, वो कुछ ना कुछ इनोवेशन करता रहता है। कभी कवर बदल दिया, कभी कलर बदल दिया, ठीक है, कभी उसको विज्ञापन में जो बताने वाला हीरो या हीरोइन जो होता है उनको चेंज कर दिया। तो ये क्या होते हैं, कुछ नयापन लाना। तो उसका उद्देश्य है कुछ नयापन लाना भी। नेक्स्ट हमारे सामाजिक उद्देश्य है, समाज के उसके क्या उद्देश्य है। फर्स्ट है उच्च किस्म की वस्तु उचित मूल्य पर। इनकी व्यवसाय का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि वो जो भी वस्तु बनाएगा, ठीक है, समाज के लिए, वो कैसी होनी चाहिए कि अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और उसको अच्छे मूल्य पर ही लोगों को बेचना चाहिए। ये नहीं है कि घटिया क्वालिटी है की है और ज्यादा कीमत पे बेच रहा है, या ये भी नहीं है कि उसकी क्वालिटी चलो माना बहुत अच्छी है तो वो अपनी अच्छी क्वालिटी का नाजायज फायदा उठा रहा है और मनचाही कीमत लोगों से ले रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको जायज रेट चार्ज करनी चाहिए लोगों से। नेक्स्ट है समाज के विकास में योगदान, कि उसको जो व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है उसको लगातार समाज के विकास में भी योगदान देना चाहिए। इसके लिए वो क्या कर सकता है, जैसे स्कूल खोल सकता है, ठीक है, या फिर रोजगार दे सकता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, या फिर बाकी की और जैसे फ्री कैंप लगा दिया, ठीक है, फ्री कैंप यानी कि हेल्थ से रिलेटेड स्वास्थ्य सेवाएं दे सकता है। तो समाज के लिए पेड़ लगा दिए, ठीक है, तो उसने पौधारोपण किया, उनकी समाज के विकास के लिए भी उसको लगातार कार्य करते रहने चाहिए। नेक्स्ट है विनियोजकों को पर्याप्त लाभ। विनियोजक कौन, जो उसमें पैसा लगाते हैं। अब एक व्यक्ति के पास इतना नहीं होता आज के टाइम पे कि सारे पैसे कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, इतने बड़े बड़े जो उद्योग चलाता है तो एक व्यक्ति के पास जरूरी नहीं है कि उसके पास इतने पैसे हों, तो वो दूसरे लोगों की मदद लेता है, उनसे पैसे लेता है। तो जो उस व्यक्ति को ये पैसे प्रोवाइड कराते हैं उसका व्यवसाय चलाने के लिए, तो उस व्यक्ति का, उस व्यवसाय का क्या फर्ज बन जाता है कि जिन्होंने पैसे हमें दिए हैं उनको पर्याप्त लाभ दें। इनके पर्याप्त लाभ से क्या मतलब है, उनको अच्छा ब्याज दें। अब कोई व्यक्ति हमें 2 लाख रुपए देता है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि हम इसको वापसी में ब्याज अच्छे से दें, ठीक है, हम इसको 2 लाख के बदले में 2,20,000 रुपए वापस दें, ठीक है, क्योंकि देने वाले का भी ये मन होता है कि भाई हमें पैसे बढ़ के मिले, और हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसमें हमारी मदद करिए टाइम पे, तो हम भी उसको अच्छा ब्याज वापस, ब्याज के समय को रुपया वापस दें। तो विनियोजकों को भी पर्याप्त लाभ देने का उद्देश्य एक व्यवसाय का होना चाहिए। नेक्स्ट है रोजगार उपलब्ध कराना। व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य के तहत ये उद्देश्य भी बढ़ जाता है कि वो समाज के लोगों को रोजगार मुहैया कराए। जितने ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराएगा उतना ही समाज में उस व्यवसाय की अच्छी छवि बनेगी, ठीक है, उसकी जो है गुडविल, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, उसकी इमेज अच्छी बनेगी। तो उसका उद्देश्य होना चाहिए रोजगार देना। तो ये थे व्यवसाय के उद्देश्य। अब हमारा पॉइंट आता है कि मेन हमने व्यवसाय में लाभ देखा, बार बार लाभ 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 का ही बात कर रहे थे कि व्यवसाय के लिए लाभ जरूरी है, उसका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए।
तो जरूरी है कि वो अच्छा लाभ में कमाए, क्योंकि ये नहीं है कि एक कंपनी मान लो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रही है, उसको ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, जितने का सामान वो बनाती है जितनी लागत का उतने का ही बेचती है, तो उसका ये नहीं पता कि वो कल अगले साल में कितने दिनों तक टिक पाएगी। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा जिसपे ना लाभ ना हानि, वहां से उसको गिरने में भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक संस्था अच्छा लाभ कमा रही है, ठीक है, उसकी लागतें 2000 है और वो सामान बेच रही है 5000 रुपए, तो वो लंबे समय तक टिक पाएगी। कैसे? क्योंकि अगर उसके लाभ अच्छे हैं तो कल को मान ली कुछ टाइम ऐसा आ गया जिसमें उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, किसी वजह से मार्केट में कमी मंदी आ गई, लोगों के पास पैसे नहीं है, उसका उत्पाद लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो क्योंकि उसने पीछे के सालों में इतने लाभ कमा रखे हैं कि वो जो है सब सही रूप से चल सकती है। अभी अभी उसके पास पैसे हैं, बजट में उसके पास फंड में उसके पास रिजर्व में पैसे हैं, इसलिए लंबे समय तक चलने के लिए जरूरी है कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ लेना। अति शीघ्र विकास के लिए अगर एक व्यवसाय चाहता है कि उसका विकास उसका जल्दी जल्दी हो, तो इसके लिए उसको लाभ चाहिए। क्यों? देखिए, लाभ होंगे तो उसके पास पैसे आएंगे, पैसे होंगे तो वो कुछ ना कुछ नयापन करके देखता रहेगा कि मैं इस प्रोडक्ट को अगर इस ढंग से बनाऊं, इस टेक्नोलॉजी से बनाऊं तो जल्दी बनेगा, फिर उसका प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, अच्छा बनेगा तो और अच्छा बिकेगा, और अच्छा बिकेगा तो उसके पास और लाभ आएगा, और लाभ आएगा तो वो कुछ और नयापन करके देख पाएगा, एक्सपेरिमेंट कर पाएगा। इसलिए अगर उसको अपना विकास करना है तो भी लाभ उसको जरूरी है। नेक्स्ट है कुशलता की वृद्धि के लिए। इसमें क्या होता है कि कुशलता की जो व्यक्ति काम करते हैं उनमें कुशलता है, ठीक है, वो एफिशिएंस हो, उनकी काम करने की योग्यता बढ़े, तो उसकी वृद्धि के लिए लाभ जरूरी। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, अगर एक कर्मचारी को अच्छे पैसे मिलेंगे तो वो और अच्छे मन से काम करेगा, ठीक है, और अच्छे मन से काम करेगी, उसकी सैलरी और बढ़ाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसने अच्छा काम किया, उसने अच्छा काम किया, कंपनी का काम जल्दी हुआ, कंपनी का उत्पाद जल्दी बन गया, जल्दी उसकी वस्तु बन गई, जल्दी बिक गई, जल्दी बिकी, उसके लाभ बढ़ गए, लाभ बढ़े तो उसमें जो काम करने वाला व्यक्ति था उसकी सैलरी बढ़ गई, तो ये चक्कर ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो प्रबंधक जो मैनेजर होते हैं वो सोचेंगे हम अच्छा काम करेंगे हमारी सैलरी और बढ़ जाएगी, जो मजदूर होते हैं वो भी सोचेंगे कि अगर हम अच्छी वस्तु सही टाइम पे बनाएंगे तो हमें मजदूरी ज्यादा मिलेगी, तो लाभ कहीं ना कहीं जो लाभ मिलते हैं एक संस्था को, उससे वहाँ पे काम करने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हर एक व्यक्ति और अच्छी प्रकार से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठा व पहचान बनाने के लिए, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक संस्था जो लगातार अच्छा लाभ कमाती है उसकी मार्केट में समाज में एक अच्छी इमेज बनती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि लगातार एक कंपनी जो अच्छा लाभ कमा रही है उसकी मार्केट में समाज में एक इमेज होती है। हम देखते हैं ना कि जैसे हमारे मान लो अगर रिलायंस का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक पॉजिटिव इमेज आती है कि हाँ अच्छी कंपनी है, ठीक है। अब दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी का नाम सुनते हैं जिसका हमें इतना ज्यादा कुछ पता नहीं, वो ना कुछ इतना उसका हमें ये पता है कि वो मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रही है, तो उसकी इमेज रिलायंस के जैसे तो नहीं होगी। तो अगर उसको अपनी इमेज बनानी है समाज में तो भी लाभ कमाने जरूरी है। नेक्स्ट और लास्ट है अधिक लाभ अर्जित करने के लिए। अपने लाभों को और अधिक कमाने के लिए भी उसको लाभ चाहिए। कैसे? अगर उसके लाभ होंगे वो अपने कार्यों को और अच्छी प्रकार से नए टेक्नोलॉजी का यूज करके अच्छे अच्छे श्रमिकों को, यानी कि कोई श्रमिक अगर ज्यादा पैसे भी ले रहा है तो अगर उसके में अच्छे लाभ कमा रहे थे तो उनको भी कंपनी में लेके आएगा, ठीक है, वो श्रमिक आएंगे वो और अच्छी प्रकार से काम करेंगे तो उसको और लाभ मिलेगा। तो अधिक लाभ कमाने के लिए भी लाभों का होना जरूरी है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर बिजनेस एंड